लास्ट क्लास में हमने मोड्स ऑफ ट्रांसफर का पहला मोड हमने पढ़ लिया था, दैट इज कंडक्शन। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट मेथड, दैट इज कन्वेक्शन। ठीक है, तो बात करें अगर हम कन्वेक्शन की, तो कन्वेक्शन क्या है? कन्वेक्शन भी एक हीट ट्रांसफर का प्रोसेस है, बट ये कंडक्शन से किस तरह अलग है उसको हम पढ़ते हैं। तो कन्वेक्शन में हम डिफाइन कर सकते हैं इसको, इट इज अ प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय द एक्चुअल मोशन ऑफ मैटर। यानी कि ये हीट ट्रांसफर का वो प्रोसेस है जिसमें हीट आपकी ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह बाय द एक्चुअल मोशन ऑफ मैटर। यानी कि मैटर जो मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं वो एक्चुअली में मूव करते हैं पूरे के पूरे आपके कंटेंट को हीट करने के लिए। जबकि कंडक्शन में हमने पढ़ा था कि कंडक्शन में क्या होता है, जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी ही जगह पे वाइब्रेट करते हैं, जिसके थ्रू आपकी हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है। लेकिन कन्वेक्शन के अंदर क्या होगा, मैटर एक्चुअली में मूव करके जा रहा है, यानी कि मॉलिक्यूल्स वगैरह एक्चुअली में मूव करते हैं पूरे के पूरे कंटेंट को हीट ट्रांसफर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें, जब हम एक लिक्विड को एक कंटेनर में हीट करते हैं तो जो बॉटम पार्टिकल्स होते हैं वो सबसे पहले हीट होते हैं, और उसके बाद जैसे ही वो हीट होते हैं एक्सपेंशन की वजह से उनकी डेंसिटी कम हो जाती है और वो कहाँ पहुंच जाते हैं, ऊपर की तरफ पहुंच जाते हैं टू हीट द टॉप लेयर। अब अगर कन्वेक्शन की बात करें तो कन्वेक्शन आपका दो तरीके से होता है। तो इस तरह से कन्वेक्शन आपके दो टाइप्स में क्लासिफाइड है, दैट इज फर्स्ट वन इज नेचुरल कन्वेक्शन एंड सेकंड वन इज फोर्स्ड कन्वेक्शन। अगर हम बात करें नेचुरल कन्वेक्शन की, तो नेचुरल कन्वेक्शन आपका क्या है, इफ द मटेरियल मूव्स ड्यू टू डिफरेंस इन द डेंसिटी। यानी कि नेचुरल कन्वेक्शन के अंदर हमें ये पता है मटेरियल या फिर जो मॉलिक्यूल्स है वो मूव करते हैं। अगर वो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं डेंसिटी में डिफरेंस की वजह से, जैसे कि अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जब हम लिक्विड को हीट करते हैं तो जो बॉटम लेयर्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हीट होकर के कहाँ जाते हैं, ऊपर की तरफ। क्यों जाते हैं? सेम रीजन, क्योंकि जैसे ही वो हीट होते हैं उनकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है एक्सपेंशन की वजह से। ठीक है, एक्सपेंशन होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है और वो उस वजह से कहाँ पहुंच जाते हैं, ऊपर की तरफ। तो यानी कि मटेरियल जो मूव कर रहा था यहाँ पे वो किस वजह से मूव कर रहा था, ड्यू टू डिफरेंस इन द डेंसिटी, डेंसिटी में डिफरेंस आने की वजह से। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नेचुरल कन्वेक्शन। इसको हमने एक और नाम से भी पहचानते हैं, दैट इज फ्री कन्वेक्शन। तो नेचुरल कन्वेक्शन को हम फ्री कन्वेक्शन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्स्ड कन्वेक्शन। अब फोर्स्ड कन्वेक्शन क्या है, इफ द मटेरियल इज फोर्स्ड टू मूव बाय यूजिंग एक्सटर्नल एजेंसीज सच एज ब्लोअर और अ पंप। अगर मटेरियल को या मॉलिक्यूल्स को फोर्सफुली हम मूव करवाएं यूजिंग एक्सटर्नल एजेंसी जैसे कि ब्लोअर या फिर एक पंप के थ्रू, ठीक है, यानी कि हमने एक ब्लोअर यूज किया या फिर एक पंप यूज किया और उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको मूव करवा रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे फोर्स्ड कन्वेक्शन। जैसे एग्जांपल के लिए आप समझ सकते हो, हमें हमारे पास यहाँ पे एक हॉट एग है, ठीक है। अब हॉट एग को मैंने नेचुरली कहाँ रख दिया, एक सरफेस के ऊपर। अब यहाँ पे आपको पता है आसपास क्या होंगे, एयर के मॉलिक्यूल्स। तो एयर के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इसमें से हीट लेंगे या फिर ये क्या करेगा, हीट ट्रांसफर करेगा उसमें मॉलिक्यूल्स में, एयर के मॉलिक्यूल्स में। और इसके आसपास के जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो हीट होंगे और वो हीट होते ही कहाँ पहुंच जाएंगे, ऊपर की तरफ, क्योंकि डेंसिटी वही डिक्रीज होगी तो वो मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे ऊपर वाले लेयर्स को गर्म करते जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो कन्वेक्शन हो रहा है ये आपका कैसे हो रहा है, नेचुरल कन्वेक्शन। ठीक है, इसको हम फ्री कन्वेक्शन ही बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई फोर्सफुली उसको कोई एक्सटर्नल एजेंसी का यूज नहीं किया। जबकि फोर्स्ड कन्वेक्शन में देखें तो फोर्स्ड कन्वेक्शन में यहाँ पे हॉट एग रखा है, आपने यहाँ पे क्या कर दिया, एक फैन लगा दिया। वो फैन से क्या होगा, यहाँ पे फोर्सफुली आप क्या कर रहे हो, इसके अंदर से जो हीट है उसको रिलीज करवा रहे हो। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करेंगे, लेकिन कैसे मूव कर रहे हैं, वो फोर्सफुली मूव कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस फैन। और यहाँ पे जो आपका, अगर हम बोले कि हीट लॉस का रेट है, वो आपका क्या हो जाएगा, वो ज्यादा होगा, क्योंकि आपने फोर्सफुली उसको ठंडा करने के लिए क्या लगा दिया, एक फैन लगा दिया है। तो इस तरह के कन्वेक्शन को हम बोलते हैं फोर्स्ड कन्वेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थर्ड मोड ऑफ ट्रांसफर, दैट इज रेडिएशन। अब अगर हम रेडिएशन की बात करें तो रेडिएशन क्या है, रेडिएशन हीट ट्रांसफर का वो प्रोसेस है जिसमें हीट आपकी ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह तक, लेकिन बिना इंटरवेनिंग मीडियम को हीट करे। यानी कि पूरा का पूरा मीडियम इसमें हीट नहीं होता है, जहां से हीट आ रही है और जहां उसको पहुंचनी है, मतलब जिसको हीट चाहिए वहां तक हीट आपकी पहुंच जाती है, लेकिन बीच का जो मीडियम होता है वो आपका हीट नहीं होता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हीट फ्रॉम द सन रीचेज द अर्थ बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। जैसे कि हम बात करें हीट जो कि सन से हमें मिलती है,
वो अर्थ तक पहुंचती है किस प्रोसेस के थ्रू? रेडिएशन के प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, और एक और बात आपको याद रखनी है कि रेडिएशन में हीट ट्रांसफर करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। जैसे कि हम सन की ही बात करें तो सन से हीट जो है वो अर्थ तक पहुंचती है, लेकिन बीच में किसी भी मीडियम की जरूरत हमें नहीं है। या फिर आपको पता होगा कि जो हीट है, जैसे कि हीट जो सन से आ रही है, ठीक है, अब बीच में क्या है हमारे पास? सन और अर्थ के बीच में स्पेस, कोई मीडियम नहीं है वहां पे। ठीक है, तो लेकिन फिर भी जो हीट है वो हम तक पहुंच रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हीट को एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर होने के लिए रेडिएशन के प्रोसेस में किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। अब अगर हम बात करें हमारे आसपास कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो हर ऑब्जेक्ट हमारे आसपास क्या कर रहा है? रेडिएशन को एमिट कर रहा है, ठीक है, और एब्जॉर्ब कर रहा है, और हर टाइम कर रहा है, और हर टेम्परेचर पे कर रहा है। ठीक है, यानी आपके आसपास कोई भी आप ऑब्जेक्ट देख लो, जैसे आप किसी कुर्सी पे बैठे हो, ठीक है, आप खुद अपनी बॉडी की भी बात करो, तो ये सारी बॉडीज जितनी भी हैं वो सब क्या कर रही हैं? वो सब अपने अंदर से रेडिएशन को बाहर निकाल रही हैं, और उसी टाइम पे कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी कर रही हैं, और हर टेम्परेचर पे कर रही हैं। लेकिन जो अमाउंट ऑफ रेडिएशन है वो आपका डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। यानी कि अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा, ठीक है, तो जो रेडिएशन का अमाउंट है वो भी उसके अकॉर्डिंग कम या ज्यादा हो सकता है। और दूसरी चीज है नेचर ऑफ मटेरियल। मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करती है कि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो रेडिएशंस कम एब्जॉर्ब करते हैं, और कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो रेडिएशंस को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे कि अगर हम ब्लैक सरफेस की बात करें, तो ब्लैक सरफेस आपका सबसे ज्यादा, कोई भी ब्लैक सरफेस आप देखो, तो ब्लैक सरफेस आपका सबसे ज्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। तो रेडिएशन आपको समझ में आ गया क्या होता है रेडिएशन? ठीक है, हर ऑब्जेक्ट आपके आसपास रेडिएशन को एमिट कर रहा है। जैसे कि अगर हम एक कमरे में कुछ पर्सन को बंद कर दें, ठीक है, तो आपको पता है उस कमरे का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज हो जाएगा? क्योंकि आपके आसपास जितने भी पर्सन खड़े हैं, या उस कमरे में जितने भी पर्सन बंद हैं, उन सबके अंदर से हीट इस वक्त बाहर निकल रही है। तो वो हीट जब बाहर निकलेगी, कमरा क्योंकि पूरी तरह से बंद है, तो उस कमरे के अंदर जो गर्मी है वो क्या हो जाती है? थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास एब्जॉर्प्टिव पावर एंड एमिसिव पावर। अब ये एब्जॉर्प्टिव पावर और एमिसिव पावर क्या होता है? रेडिएशन में ही हमें इसको कवर करना है। तो एब्जॉर्प्टिव पावर की बात करें तो रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय अ बॉडी। यानी कि ये रेशियो है अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन जो कि एक बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब हो रहे हैं, टू द टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन इंसिडेंट ऑन द बॉडी इन अ गिवन टाइम विद इन अ गिवन वेवलेंथ। तो किसी भी गिवन वेवलेंथ के लिए एक गिवन टाइम में जितने रेडिएशंस वो एब्जॉर्ब कर रहा है और जितने रेडिएशंस उस पर इंसिडेंट हो रहे हैं, उसके रेशियो को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर। जैसे कि मान लिया हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ रेडिएशंस हमारे क्या हो रहे हैं? फॉल कर रहे हैं। तो ये जितने भी रेडिएशंस फॉल कर रहे हैं, मान लो यहाँ पे टोटल 100 रेडिएशंस आपके फॉल कर रहे हैं, लेकिन ये जो सरफेस है, ये सरफेस उनमें से केवल 60 रेडिएशंस को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। और बाकी के रेडिएशंस को क्या कर रहा है? बाकी के रेडिएशंस या तो हो सकता है इसमें से एज इट इज बाहर निकल जाए, या हो सकता है कि इसमें से वापस रिफ्लेक्ट हो जाए। लेकिन अगर हम बात करें कि कितने रेडिएशन इसने एब्जॉर्ब करे, तो 60 रेडिएशन इसने एब्जॉर्ब करे और 100 रेडिएशन इस पे फॉल कर रहे थे। इन दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर। तो एब्जॉर्प्टिव पावर को हम डिनोट करते हैं बाय सिंबल स्मॉल ए। तो स्मॉल ए की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? स्मॉल ए इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट। फिर नेक्स्ट है हमारे पास एमिसिव पावर। अब एमिसिव पावर क्या होती है? तो देखो, एमिसिव पावर को डिफाइन करने के लिए हम कंसिडर करते हैं हमारे पास एक छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये बॉडी है हमारे पास कोई, ठीक है। अब ये बॉडी क्या कर रही है? कुछ रेडिएशंस को एमिट कर रही है। ये कुछ रेडिएशंस को क्या कर रही है? एमिट कर रही है। तो जब ये कुछ रेडिएशंस को एमिट करेगी, तो हमें ये देखना है यहाँ पे कितनी एनर्जी बाहर निकल रही है। तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे बाहर निकल रही है, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं और हीट एनर्जी जो बाहर निकल रही है, हीट एनर्जी को हम मान लेते हैं यहाँ पे क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास क्यू होगा दैट इज हीट एनर्जी, वो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किस पे? टाइम। यानी जितने टाइम के लिए आप छोड़ोगे उतने ज्यादा इसमें से रेडिएशन बाहर निकलेंगे। तो एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? एक तो टाइम पे, दूसरी जो चीज है वो हीट आप एनर्जी डिपेंड करेगी आपकी एरिया पे। ये जो ऑब्जेक्ट है या जो बॉडी है जो रेडिएशंस को एमिट कर रही है, इसका जो एरिया होगा वो जितना ज्यादा होगा, ठीक है, उतने ज्यादा ये रेडिएशंस को क्या करेगा? बाहर निकालेगा।
अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A इंटू टी। यहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा दैट इज स्मॉल e, A T। और ये जो स्मॉल e है इसी को हम बोलते हैं एमिसिव पावर। एमिसिव पावर हमारे पास क्या हो जाएगा, Q बाई A T। यहां से हम एमिसिव पावर को डिफाइन कर सकते हैं दैट एमिसिव पावर of a body at a given temperature and for a given wavelength can be defined as the amount of radiant energy per unit time per unit surface of the body। यानी कि एमिसिव पावर क्या होगा, टोटल रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम, ठीक है, ऑफ द बॉडी विद इन अ गिवन वेवलेंथ रेंज इज नोन एज एमिसिव पावर। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लैक बॉडी क्या होती है। तो एक ब्लैक बॉडी हम ऐसी बॉडी को कंसिडर करते हैं जो कि पूरे के पूरे यानी कि जितने रेडिएशंस उस पर फॉल कर रहे हैं वो सारे के सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लें। यानी कोई भी ऐसी बॉडी जो सारे के सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले, ऐसी बॉडी को हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी। और जब इस ब्लैक बॉडी को हीट किया जाता है तो ये क्या करता है, ये अपने अंदर से रेडिएशंस को एमिट करता है, यानी बाहर निकालता है सबसे फास्टेस्ट रेट पे। यानी किसी भी बॉडी के मुकाबले जो आपकी ब्लैक बॉडी है ये सबसे ज्यादा यानी सबसे तेजी से अपने अंदर से क्या निकालती है, रेडिएशंस को बाहर निकालती है। द रेडिएशंस एमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी इज नोन एज ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। अब ये जो रेडिएशंस एक ब्लैक बॉडी के थ्रू निकल रहे हैं, इन्हीं रेडिएशंस को हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, ठीक है। अब ये जो ब्लैक बॉडी का कंसेप्ट है ये आपको ध्यान रखना है, ये एक आइडियल कंसेप्ट है, क्योंकि आपके आसपास कोई भी ऐसी बॉडी नहीं है जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी की तरह काम करती है, या फिर जिसको आप बोल सको कि हाँ ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी है। इवन अगर आप एक सरफेस को, कोई भी आपने सरफेस उठाया, ठीक है, उस सरफेस को आप टोटली ब्लैक कलर से पेंट भी कर दो, तो उसके बावजूद भी आप उसको ये नहीं बोल सकते कि ये सारे के सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा। क्योंकि अगर हम इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो अभी भी इसके अंदर ना कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो पेंट की वजह से पेंट जिसपे लगना रह गया होगा, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखिए, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आपके पास ब्लैक बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। लेकिन हम ब्लैक बॉडी ऐसी ऑब्जेक्ट्स को कंसिडर कर सकते हैं जो मैक्सिमम रेडिएशंस को क्या कर लें, एब्जॉर्ब कर लें। अब अगर हम बात करें एब्जॉर्प्टिव पावर की, तो ब्लैक बॉडी की जो एब्जॉर्प्टिव पावर होती है वो 100% होती है, या फिर हम बोल सकते हैं यूनिटी होती है, ठीक है। क्योंकि एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ रेडिएशंस एब्जॉर्ब डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेडिएशंस इंसिडेंट ऑन इट। तो ब्लैक बॉडी तो सारे के सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इस वजह से जो उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर होती है वो कितनी हो जाएगी, 1। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एमिसिविटी। एमिसिविटी की बात करें तो एमिसिविटी सिंपली क्या है, द रेशियो ऑफ द एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी टू द एमिसिव पावर ऑफ अ परफेक्टली, सॉरी यहाँ पे रिजिड बॉडी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ब्लैक बॉडी, ठीक है। यानी कि जो रेशियो है किसका, रेशियो ऑफ द एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी टू द एमिसिव पावर ऑफ अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी एट द सेम टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर पे कोई आपके पास बॉडी है, उसकी एमिसिव पावर, और आपके पास एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, उसकी एमिसिव पावर, इसके रेशियो को हम बोलते हैं एमिसिविटी, ठीक है। एमिसिविटी को हम डिनोट करते हैं बाय अ सिंबल एप्सिलॉन। अब ये जो एप्सिलॉन है वो क्या हो जाएगा, हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। स्मॉल ई हमारे पास क्या है, एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी, और कैपिटल ई हम डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, कैपिटल ई इज फॉर द एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी। कैपिटल ई आपके पास क्या है, किसी भी ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर, ठीक है। तो ये हो गया आपका एमिसिविटी खत्म। नेक्स्ट हम चलते हैं एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। जो ब्लैक बॉडी, जब भी किसी ब्लैक बॉडी को हीट किया जाता है तो वो क्या करता है, वो अपने अंदर से हीट रेडिएशंस को एमिट करता है। अब ये जो हीट रेडिएशंस एमिट होती हैं, या जितनी भी रेडिएशंस एमिट होती है, इन रेडिएशंस की डिफरेंट वेवलेंथ होती है, अलग अलग वेवलेंथ होती है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन वेवलेंथ्स को अरेंज करते हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो हमें एक ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम मिलता है। यानी कि जब हम इन वेवलेंथ्स को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हमें एक स्पेक्ट्रम मिलेगा जिसको हम नाम देते हैं ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम, ठीक है। रेडिएशन ऑफ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ हैज अ फिक्स्ड एनर्जी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। अब अगर हम बात करें यहाँ पे रेडिएशन की, तो जो रेडिएशंस आ रहे हैं, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए, कोई भी आपने एक पर्टिकुलर वेवलेंथ उठाई, उसके लिए एक फिक्स एनर्जी होगी किसी भी एक पर्टिकुलर
टेम्परेचर। तो जो यहाँ पे हमें ग्राफ मिला इसके अकॉर्डिंग, या जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन मिला उसको हमने एक ग्राफ पे ड्रॉ किया, जैसा कि आपको यहाँ पे ग्राफ में शो हो रहे हैं। ठीक है, अब इस ग्राफ के थ्रू हमें कुछ कंक्लूजन्स मिले, वो कंक्लूजन देखते हैं हम क्या मिले। तो यहाँ पे देखो, पहले ग्राफ को हम समझ लेते हैं। तो ग्राफ में हमारे पास क्या है, ग्राफ में हमारे पास यहाँ पे एनर्जी है और यहाँ पे क्या है हमारे पास वेवलेंथ। तो यहाँ पे वेवलेंथ आपकी बढ़ रही है और यहाँ पे एनर्जी, हमने वेवलेंथ के अकॉर्डिंग एनर्जी के ग्राफ को बनाया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वेवलेंथ अगर अलग अलग होगी, जैसे कि यहाँ पे देखें हम, तो वेवलेंथ यहाँ पे मान लो कितनी है 500 नैनोमीटर। तो 500 नैनोमीटर के लिए एनर्जी हमारी अलग है। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर को अगर हम बढ़ा दें तो एनर्जी भी हमारी बढ़ जाएगी। टेम्परेचर को आपने और बढ़ाया तो एनर्जी हमारी और ज्यादा इंक्रीज हो गई। तो इस तरह से जो आपकी एनर्जी है किसी भी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए, वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या करेगी, इंक्रीज होगी। जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे उसके लिए एनर्जी इंक्रीज होगी। तो अगर हम किसी एक टेम्परेचर की बात करें तो एट ईच टेम्परेचर अ ब्लैक बॉडी, हर टेम्परेचर पे एक ब्लैक बॉडी क्या कर रही है, कंटिन्यूअस हीट रेडिएशन स्पेक्ट्रम को दे रही है। यानी हर टेम्परेचर पे, मान लो आपने 3500 टेम्परेचर पे देखा, ठीक है, तो ब्लैक बॉडी यहाँ पे क्या कर रही है, कंटिन्यूअस हीट रेडिएशन एमिट कर रही है। एनर्जी इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग ऑल वेवलेंथ, लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है हर वेवलेंथ के लिए वो सेम नहीं है, जैसा कि आपको ग्राफ में दिख रहा होगा। ठीक है, अब ग्राफ में अगर हम देखें तो इस वेवलेंथ के लिए एनर्जी ये है, इस वेवलेंथ के लिए एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा है, यहाँ के लिए एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक है, यहाँ के लिए एनर्जी फिर कम हो गई, फिर यहाँ से फिर एनर्जी कम हो गई। तो यहाँ पे हमें कुछ इस टाइप का ग्राफ मिला। ठीक है, जो कि ये बता रहा है कि जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं है हर वेवलेंथ के, अलग अलग होगा। अब हम बात करें अगर एनर्जी एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, अगर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की बात करें, जैसे कि 500 नैनोमीटर की हमने वेवलेंथ को लिया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपकी जो एनर्जी है वो इंक्रीज होगी टेम्परेचर के साथ में। यानी अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाओ तो एनर्जी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। जैसे यहाँ पे हमने दिख रहा होगा 3500 केल्विन के टेम्परेचर पे एनर्जी इतनी है, 4000 केल्विन के टेम्परेचर पे हमारे पास एनर्जी इतनी है, और इसी तरह से एनर्जी हर पॉइंट पे क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, लेकिन ये लगातार इंक्रीज नहीं होती, कुछ वेवलेंथ तक आपकी इंक्रीज होती है और उसके बाद ये वापस डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू, द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू विच द एनर्जी बाय एमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी इज मैक्सिमम, यानी कि वो वेवलेंथ जिसके लिए एनर्जी एमिटेड सबसे ज्यादा मैक्सिमम है, ठीक है, तो वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। यानी कि अगर हम ग्राफ में देखें तो यहां पर हमारे पास मैक्सिमम एनर्जी कहां मिल रही है, किस वेवलेंथ के लिए मिल रही है, ये है हमारे पास मैक्सिमम एनर्जी। तो ये मैक्सिमम एनर्जी आपकी कितने पे है, इस वेवलेंथ के लिए। तो ये जो वेवलेंथ के लिए, ये जो वेवलेंथ होगी ये आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किस पे, टेम्परेचर पे। ठीक है, यानी कि वो वेवलेंथ जिसके लिए एनर्जी सबसे ज्यादा है, वो वाली वेवलेंथ आपकी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, टेम्परेचर के। ठीक है, और यहाँ पे अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं तो एक कांस्टेंट आता है हमारे पास b। तो यहां से अगर हम देखें तो t को हम ऊपर ले जाएंगे तो लैम्डा m इंटू टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, b। तो b इक्वल टू कितना आ गया, 2.9 इंटू 10⁻³ मिली केल्विन। ये आपके पास एक कांस्टेंट है। ठीक है, ये मिली केल्विन नहीं, सॉरी मीटर केल्विन है। ठीक है, तो b की वैल्यू आपके पास ये, और ये एक कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को हम नाम देते हैं वीन्स कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट इज नोन एज वीन्स कांस्टेंट। और ये जो हमने अभी स्टेटमेंट पढ़ी थी कि जो वेवलेंथ होगी जिसके लिए एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है ब्लैक बॉडी के लिए, वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। ये आपका एक लॉ है जो कि दिया गया था किसके द्वारा, वीन्स के द्वारा, और इसको हम नाम देते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ठीक है, सो दिस लॉ दैट लैम्डा m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इज नोन एज वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो अगर आपके पास एग्जाम में कभी क्वेश्चन आए कि आपको स्टेट करना है या स्टेटमेंट लिखनी है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ की, तो आप स्टेटमेंट क्या लिखोगे, द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू विच द एनर्जी एमिटेड इज मैक्सिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी कि वो वेवलेंथ जिसके लिए एनर्जी सबसे ज्यादा होगी वो आपकी प्रोपोर्शनल होगी किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। ठीक है, अब इसी ग्राफ के थ्रू हमने एक और लॉ को समझना है, दैट इज स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ क्या कहता है, द टोटल एनर्जी एमिटेड पर सेकंड बाय अ यूनिट एरिया ऑफ अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। अब देखो यहाँ पे जो ये टर्म है, द टोटल एनर्जी एमिटेड पर सेकंड बाय अ यूनिट एरिया, ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं।
जो टोटल एनर्जी एमिटेड पर सेकंड बाय अ यूनिट एरिया, ये क्या होता है हमारे पास, दिस इज नोन एज एमिसिव पावर। इसको हम एमिसिव पावर भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो एमिसिव पावर होगी एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी की, वो प्रोपोर्शनल होगी टू द फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। तो जो एमिसिव पावर होती है ब्लैक बॉडी की, उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ई से, और कैपिटल ई आपका किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, टी की पावर 4 के। ये आपका स्टीफन बोल्ट्जमान का लॉ कहता है। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, दैट इज सिग्मा। तो यहाँ पे आ गया आपके पास सिग्मा। सिग्मा क्या है, ये सिग्मा इज नोन एज स्टीफन बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या होती है 5.67 इंटू में 10 की पावर -8 वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन की पावर 4। इस लॉ को हम किस नाम से जानते हैं, स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ, ठीक है। अब एक और चीज, अगर मान लो आपको कभी एमिसिव पावर किसी बॉडी की निकालनी है, तो उसके लिए भी आप स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ का यूज कर सकते हो। कैसे, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो हमारी एमिसिविटी होती है वो किसके बराबर होती है, E बाय ई के। तो यहां से अगर मैं कैपिटल E की वैल्यू निकालूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, E बाय एप्सिलॉन, ठीक है। अब यहां से हमें क्या चाहिए, E की जगह हम यहाँ पे ये वैल्यू रखते हैं E एप्सिलॉन। तो ये हो जाएगा E बाय एप्सिलॉन इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4, सिग्मा टी की पावर 4। तो यहां से E हमारे पास कितना आ जाएगा, सिग्मा इंटू में एप्सिलॉन इंटू में टी की पावर 4, जहां पे एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन को हम जानते हैं एमिसिविटी के नाम से। तो ये जो हमारे पास E आया, ये क्या है, ये है आपके पास एमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी, यानी ब्लैक बॉडी के अलावा अगर आपके पास कोई भी बॉडी है तो उसके लिए एमिसिव पावर कितनी होगी, वो है आपके पास ये, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आपको क्या बोलता है, दैट द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बाय अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग्स। यानी कि जो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट होगा किसी भी बॉडी के द्वारा, वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द टेम्परेचर डिफरेंस। कौन सा टेम्परेचर डिफरेंस, बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग, यानी कि जो बॉडी है आपके पास और जो सराउंडिंग है आपके आसपास की, ठीक है, उसके बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका क्या, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। लेकिन ये कंडीशन, ये आपकी जो स्टेटमेंट है, ये एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए वैलिड होती है, व्हेन द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द बॉडी इज स्मॉल। जब टेम्परेचर डिफरेंस बॉडी का क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा। ये वाला टेम्परेचर डिफरेंस नहीं, वो अलग टेम्परेचर डिफरेंस होता है, दैट इज जो बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंस होगा। जैसे कि जब बॉडी अपनी हीट को लूज करेगी, ठीक है, तो जब हीट को वो लूज करती है तो उस टाइम पे मान लो इनिशियल में टेम्परेचर है उसका 60 डिग्री सेल्सियस, और हीट लूज करने के बाद उसका टेम्परेचर हो गया 40 डिग्री सेल्सियस। तो इसके बीच का अगर हम टेम्परेचर देखें तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस। तो यानी इस टेम्परेचर के लिए आप न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को यूज कर सकते हो। बट अगर मानो आपसे कहा गया 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और फिर आपको करना है उसको 10 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे अगर हम डिफरेंस की बात करें तो वो आता है हमारे पास 50 डिग्री सेल्सियस। तो इसके लिए वो आपका वैलिड नहीं है, कौन सा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है। तो मैथमेटिकली अगर हम इसको देखें तो मैथमेटिकली हमारे पास क्या आ जाएगा, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट को हम कैसे डिनोट करेंगे, माइनस डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा की डेल्टा टी, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, टी माइनस टी नॉट की, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, दैट इज के। तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस में डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इक्वल टू के इंटू में टी माइनस टी नॉट। अब यहाँ पे ये जो टी है, दिस टी इज नोन एज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, एंड ये टी नॉट जो है वो है आपका टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स। ये जो डेल्टा क्यू है, ये डेल्टा क्यू हमें पता होता है कितना होता है, एमसी डेल्टा टी के बराबर। ये वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे, तो ये हो गया हमारे पास माइनस में एमसी डेल्टा टी डिवाइड बाई डेल्टा टी इक्वल टू के टाइम्स ऑफ टी माइनस टी नॉट, ठीक है। यहां से हम सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा टी डिवाइड बाय डेल्टा टी, ये जो स्मॉल एम और स्मॉल सी है इसको हम ले जाएंगे नीचे, तो ये हो जाएगा माइनस में के डिवाइड बाई एम स्मॉल सी इंटू में टी माइनस में टी नॉट, ठीक है। अब ये जो के है और ये जो स्मॉल एम और स्मॉल सी है, ये स्मॉल के है आपका, जो पहले के हमने लिखा था, दिस के इज स्मॉल के, ठीक है। और ये आपका कितना हो जाएगा, के एम सी, ये किसी भी एक बॉडी के लिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो इसको हमने पूरा एक नया कांस्टेंट बना दिया, दैट इज माइनस कैपिटल के, ठीक है। तो ये कांस्टेंट हमारा क्या बन चुका है, दिस कैपिटल के इज नोन एज
स्मॉल के डिवाइड बाय एम सी इंटू में टी माइनस टी नॉट। तो ये हमारे पास कितना आ गया, डेल्टा टी डिवाइड बाय टी माइनस टी नॉट को हम नीचे लेगा, ये हो गया हमारे पास माइनस में के डेल्टा टी। अब अगर डेल्टा टी की लिमिट हमारी अप्रोच करती है जीरो की तरफ, तो हम डेल्टा को क्या लिख सकते हैं, डी। तो ये हो जाएगा डी टी डिवाइड बाय टी माइनस टी नॉट इक्वल टू माइनस के डी टी। इसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू क्या बन जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी टी माइनस टी नॉट इक्वल टू माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, लॉग ई टी माइनस टी नॉट इक्वल टू माइनस में के टी प्लस में सी। तो टी माइनस टी नॉट यहाँ पे आपके पास कितना आ चुका है, ई की पावर माइनस के टी प्लस में सी। ठीक है, यहां से हम टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। टी हमारे पास कितना हो जाएगा, टी नॉट प्लस में ई की पावर सी और ई की पावर माइनस के इंटू में टी। तो टी इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, टी नॉट प्लस में सी ई की पावर माइनस के टी। अब इस इक्वेशन को हम इजीली यूज कर सकते हैं ये बताने के लिए कि एक गिवन टाइम के बाद ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना हो जाएगा। जैसे मान लो आपसे बोला गया कि आपको 7 मिनट के बाद बताना है कि ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 70 डिग्री से किसी टेम्परेचर तक गिरना है, तो वो कितनी 7 मिनट में कितना टेम्परेचर अपना फॉल करेगा। तो ये मान लो टी, तो इस टी की वैल्यू आप निकाल सकते हो यूजिंग दिस इक्वेशन। या फिर अगर आपको इस टी की वैल्यू पता है तो आप इस टाइम की वैल्यू निकाल सकते हो कि 70 से 50 डिग्री तक जाने में वो कितना टाइम लेगा। तो दिस इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द टाइम ऑफ कूलिंग ऑल्सो। फिर एक छोटा सा आपका टॉपिक रह गया, दैट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, ये भी आपके सिलेबस में है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, इट इज अ फिनोमिना विच कीप्स द अर्थ सरफेस वार्म एट नाइट। ये एक ऐसा फिनोमिना है जो आपके अर्थ के सरफेस को क्या रखता है, गर्म रखता है रात के समय में। अब इस फिनोमिना को हम समझते हैं कि कैसे रखता है। तो हमें पता है द रेडिएशन ऑफ सन हीट्स अप द अर्थ। जो सन से हमारे पास रेडिएशन आती है, ठीक है, अर्थ पे, वो क्या करती है, अर्थ को हीट कर देती है। ड्यू टू लो टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, क्योंकि अर्थ का लो टेम्परेचर है, तो अर्थ क्या करता है, मोस्टली जो इंफ्रारेड की रेज हैं उनको क्या कर देता है, री रेडिएट कर देता है, यानी कि वापस रेडिएशन उसको भेजता है। दीज इंफ्रारेड रेडिएशन कैन नॉट पास थ्रू द लोअर एटमोस्फेयर। देखो इसको एक फिगर के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लो ये आपके पास अर्थ है और ये आपके पास अर्थ का एटमॉस्फेयर है, और सन से आपके पास कुछ रेडिएशन यहाँ पे फॉल करती हुई आई थी अर्थ पे। अब अर्थ क्या करता है, जब वापस री रेडिएट करता है इंफ्रारेड रीजन को, ठीक है, तो वो रेज वापस यहाँ पे जाती हैं आपके एटमॉस्फेयर पे। और जो लोअर एटमॉस्फेयर होता है उसके अंदर ना कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, CO2 वगैरह। ये सब मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, ये इसको वापस रिफ्लेक्ट कर देते हैं, यानी कि ये इसको बाहर नहीं जाने देते, इंफ्रारेड रेज को बाहर नहीं जाने देते। और उसकी वजह से क्या होता है, ये वापस अर्थ की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स। दीज रेडिएशंस हीट अप ऑब्जेक्ट्स ऑन अर्थ सरफेस। और ये जो रेडिएशंस वापस आती हैं ये क्या करती हैं, अर्थ के सरफेस पे जितनी भी चीजें हैं या जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हीट करने लगती हैं। ठीक है, क्योंकि बाहर तो ये जा नहीं पाती, तो एक तरह से ये रेडिएशंस यहाँ पे ट्रैप हो जाती हैं। और ये ट्रैप होने की वजह से क्या होता है, ये जो रेडिएशंस यहाँ पे ट्रैप हो गई हैं या जो इंफ्रारेड वेव्स यहाँ पे ट्रैप हो गई हैं, ये क्या करती हैं, ये अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स को हीट करना स्टार्ट कर देती हैं। और इस वजह से आपका जो अर्थ का सरफेस है वो रात के समय में कैसा रह जाता है, वार्म, यानी कि गर्म रह जाता है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। इसके ऊपर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के ऊपर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो कि असाइनमेंट में आपके पास गिवन है, 2 क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करने हैं।